हार्मोन नियमन समझ के अच्छे समझ में आयो ना आयो पहले ही बताऊँ पक्का। कितने हार्मोन पढ़े थे बेटा हमने? 3 पढ़े टोटल, जिसमें से बेटा एक निकला था हमारा हाइपोथैलेमस से, उसका नाम बताओ। वेरी गुड, GnRH। फिर बेटा उसने किसको जागृत किया था? अग्रपियूष ग्रंथि को। उससे बेटा कितने निकले? कौन कौन से? ल्यूटिनाइजिंग, FH SHH। FH मतलब बेटा सॉरी FSH और LH। LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग। बेटा ये क्या क्या करेंगे? जो L से लीडिंग, तो लीडिंग सेल को जागृत करेगा। लीडिंग सेल बनाती क्या बच्चा? एंड्रोजन्स, जो टेस्टोस्टेरोन होता है हमारे अंदर। तो टेस्टोस्टेरोन निकलने लग गया एक बार, टेस्टोस्टेरोन एक बार रिलीज होने लग गया तो बेटा शुक्राणु जनन, शुक्र जनन, युग्मक जनन अपने आप चालू हो जाएगा। अब बेटा युग्मक निर्माण होने लग जाएगा तो उनके लिए पोषण चाहिए होगा। उसके लिए बेटा जो मेरी दूसरी कौन सा हार्मोन था FSH, वो किसको जागृत कर रहा था? सर्टोवली कोशिकाओं, ताकि वो उनके लिए पोषण तैयार। अब बेटा बस यही चीज़ लिखनी है, मैं उनको शब्द देने। क्लियर? लिखो ना यार, एक चीज़ और रह रही है अभी, शुक्राणु। शुक्राणु की संरचना फिर ना नर जनन तंत्र बेटा खत्म पूरा। फिर फीमेल, फिर तो एक संलयन कराना है, संलयन कराना भ्रूण बनाना है, भ्रूण के बाद प्रसव के बाद स्तनपान। बस छोटे छोटे टॉपिक। हाँ जी लिखो बेटा। अगर एक घंटा के 3 पीरियड लग गए हमारे, किसके बाद? आज के बाद, क्योंकि मादा वाले में कम से कम 1.5 दिन खप जाएगा, 1.5 घंटे कम से कम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो। फिर उसके बाद उनका अंड जनन करवाना है, अंड जनन के बाद फिर 1-2 पीरियड लगे। लिखो बेटा। यार अभी शाम को इनको चालू करो यार, सबने जने माने जब तक। लिखो पहली लाइन लिखो बेटा, पहलो तीर बनाओ। लिखो बच्चों, नर मानव में बेटा पहला पॉइंट है, वो ऑरेंज तो डली पड़ी है ना, शुक्र जनन डली हुई है ना भाई। सॉरी, शुक्र जनन का हार्मोन नियमन थ्योरी लिखवा रहा हूं। नर मानव में शुक्र जनन यौवनारंभ, किसमें बेटा? यौवनारंभ। कोष्टक में बेटा प्यूबर्टी। यौवनारंभ कोष्टक में प्यूबर्टी के साथ शुरू होता है, के साथ शुरू होता है। देखो भैया, नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, देखो नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, शुक्र जनन को नियमित करने के लिए मानव में 3 प्रकार के हार्मोन्स चाहिए होते हैं। लिखो भाइयों, लिखो बच्चा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, सर्वप्रथम हाइपोथैलेमस से एक उद्दीपित हार्मोन, एक उद्दीपित
उद्दीपित हार्मोन डैश GnRH। उद्दीपित का मतलब जानते हो बच्चों, यानी कि जो दूसरों को उद्दीपित करता हो, जागृत करता हो या उत्प्रेरित करता हो। समझ गए? वेरी गुड। उद्दीपित हार्मोन डैश GnRH, कोष्टक में लिखो भैया गोनिडोट्रोपिन, गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से उद्दीपित हार्मोन GnRH गोनिडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्रावित होता है जो अग्रपीयूष ग्रंथि को जागृत करता है, जिसके फलस्वरूप उससे निम्न दो हार्मोन स्रावित होते हैं। बेटा नीचे अब ए पे लिखो। हाँ, वहां में कहा है कि स्रावित ऐसे लिखे हैं हम, ऐसे। तो भाई जो रे वाला है ना, ये ऐसे लगे त्रे बन रहेगा, या तो स्रावित कहता है, या तो बाकी वर्ड जो है वो स्रावित है। लिख गया भाई? ए पे लिखो FSH। मैंने क्या लिखा है भाई? दो प्रकार के हार्मोन स्रावित, निम्न दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं। तो ए लिखो FSH। कोई दिक्कत है बेटा? कोष्टक में लिखो बेटा एक फुल फॉर्म, इंग्लिश में लिखा दो, हिंदी में। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन लिखी लोगे। लिखो बेटा, इसके आगे डैश बना के 2 लाइन लिखो। यह हार्मोन शुक्रजनन नलिकाओं के अंतराल में पाए जाने वाली सर्टोली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है। क्या दिक्कत आ गई बेटा? उद्दीपित करता है ताकि वो शुक्राणुओं के पोषण के लिए तैयार हो सकें। समझ में आएगा भाइयों? लाला, अर्जुन, रामवीर, अमित, सबन के बढ़िया बैठो। अब बच्चा दूसरा डालो बी।
LH कोष्टक में लिखियो बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग इसके आगे बेटा डैश बना के लिखो। यह हार्मोन लीडिंग कोशिकाओं को उद्दीपित करता है ताकि वो नर गौड़ लैंगिक हार्मोन कोष्टक में बेटा टेस्टोस्टेरोन का स्राव प्रारंभ कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, यही में दूसरी लाइन लिखनी है बेटा, ऊपर लाइन छोड़ के। टेस्टोस्टेरोन के स्राव होने के बाद उनमें सभी गौड़ लैंगिक लक्षण दिखने लग जाते हैं। तथा शुक्र जनन प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस बेटा, लास्ट लाइन लिख लो, नेक्स्ट तीर बना के। इस प्रकार ग्रंथियों के विकास से लेकर शुक्र जनन तक ये सभी हार्मोन नियमित करते हैं। लिखो बेटा। अब एक मात्र टॉपिक बचा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, वो है बेटा शुक्राणु की संरचना। पढ़ें। क्या कह रहे हो? हेडिंग डालो बेटा, शुक्राणु की संरचना। ये तो छोटा सा सवाल खत्म ना, ज्यादा बैठेंगे, चित्र भी तो है। हाँ बच्चा, हाँ जी, पीयूष ग्रंथि बेटा,
सारा कुछ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं उसको। पूरे शरीर में कितना रिलीज होना है, क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है, सारी की सारी प्रोसेस को नियमित कौन करती है बेटा? उसको उद्दीपित कौन करेगी? हाइपोथैलेमस। यानी कि हाइपोथैलेमस उसे एग्जैक्ट टाइम बताई कि ब्रो दिस इज द टाइम, फिर उसके बाद पूरा का पूरा हैंडल करेगा मास्टर ग्लैंड। क्लियर बेटा? अब हम पढ़ रहे हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, शुक्राणु की संरचना। इसको हम 4 भागों में बांटते हैं। लालाओ पूरा ध्यान, एक बार में अगर तुम्हारे समझ में आएगा ना भाई कभी ना बोलोगे जिंदगी में, पर अगर अब बकचोदी करते फिर निकल जाओ हम 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन को ज़्यादा बड़ा भी ना है। या तो चित्र आएगा इसका बनाने के लिए, नाम लिखित मतलब नाम के साथ या नाम उल्लेखित करके चित्र बनाइए, या फिर भाई संरचना को लिखवाओगे 2 नंबर। ध्यान से सुनियो, शुक्राणु की संरचना को भाई हम 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कितने भागों में? कैसे कैसे? सबसे पहले आएगा भाई इसका सिर, जिसको इंग्लिश में बड़े प्यार से कहते हैं हम। क्लियर भाई? उसके बाद आएगी गर्दन, जिसको बुलाते हैं ग्रीवा। क्या बुलाते हैं? हिंदी में बुलाते हैं बेटा ग्रीवा, इंग्लिश में। फिर उसके बाद भाई जो इसका धड़ वाला पार्ट आ गया, यानी कि मध्य भाग, जिसको बुलाएंगे क्या बुलाएंगे? मध्य भाग, इंग्लिश में भाई मिडिल पार्ट। उसके बाद भाई बस लास्ट पुच्छ टेल। कितने भागों में बांटा बेटा? 4 से ज़्यादा तो ना लिख दिए। अब बेटा उन चारों का अलग अलग देखेंगे हम फंक्शन। बेटा हेड में क्या क्या है? हेड में बेटा हम 2 चीज़ पढ़ेंगे। क्या क्या? एक तो पढ़ेंगे भाई इसका एक्रोसोम। क्या पढ़ेंगे? एक्रोसोम। दूसरा पढ़ेंगे भाई इसका केंद्रक। भाई सबसे मेन चीज बेटा स्पर्म है, युग्मक है, यानी कि केंद्रक कैसा होगा? अगुणित होगा, n प्रकार का होगा। कैसा होगा बेटा? अगुणित होगा। दूसरा बेटा अगुणित है, लेकिन बेटा उसको हैंडल करने के लिए उसमें क्या पाए जाते हैं? केंद्रक क्या है? डीएनए का घर ही तो है, यानी कि उसमें क्या पाए जाएंगे? क्रोमेटिन पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? तो केंद्रक का बस इतना है कि बेटा ये अगुणित है और इसमें क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिन। बेटा जी बताऊंगा फर्क इनमें। हाँ जी, और क्रोमेटिन कोशिका वाला चैप्टर आएगा तब समझाऊंगा। इस फिलहाल इस जगह पे अगुणित संरचना है बेटा। ये जब डेवलप हो जाएगी, यानी कि जो डीएनए है बेटा पूरा द्विकुलित हो जाएगा, उस टाइम कहते हैं उसको क्रोमोसोम्स, यानी कि गुणसूत्र। ये है क्रोमेटिन, यानी कि यूनिट ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड क्रोमेटिन। केंद्रक के बारे में समझ में आ गया बच्चा? क्या क्या है केंद्रक में? भाई डीएनए है जिसको क्रोमेटिन कहते हैं, और ये कैसी संरचना है? अगुणित संरचना। एक्रोसोम का बारे में भाई एक तुम्हारी किताब में ना है, बस इतना लिखा हुआ है कि केंद्रक के ऊपर बेटा एक्रोसोम नामक संरचना पाई जाती है। लेकिन क्यों पाई जाती है वो बता दूं बेटा। इसमें एक विशेष प्रकार का एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं जल अपघटीय एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। कौन सा बेटा? जल अपघटीय एंजाइम स्रावित करता है बेटा ये, जिसका नाम बताऊं? जिसका नाम है बेटा लाइजेंस। क्या नाम है भाई? अगर आगे जाके ज़्यादा डिटेल में जाओगे तो एंजाइम बेटा 3 प्रकार के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ये बेटा 3 वाला टाइप का, बट ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना। कौन सा एंजाइम निकालता है बच्चों? जल अपघटीय एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या काम करता होगा थोड़ा सोच के देखो कि शुक्राणु है, स्पर्म है, नरयुग्मक है, उसके सबसे ऊपरी भाग में एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जा रही है एक्रोसोम। उसमें एक विशेष प्रकार का एंजाइम निकलता है। कौन सा? जल अपघटीय एंजाइम लाइजेंस। तो क्या काम करता होगा? अपघटन तो अपघटन ही करेगा, लेकिन बेटा इसका विशेष महत्व है। जब हम जो शुक्राणुओं का ट्रांसफर हो जाएगा तो बेटा उनमें बचेगी होड़।
कंपटीशन। क्यों? मैंने आपको बताया था लालाओ, मैंने क्या बताया अभी? मैंने बताया कि भाई इसके सिर में दो चीज़ पाई जाए, केंद्रक तेने सुनी, दूसरी बताई मैंने एक्रोसोम ना सुन, चुप रहे आप। एक्रोसोम में बेटा एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है, जैसे जलपघटी एग्जाम, हाइड्रोलाइटिक एग्जाम क्या करें भाई, कौन सा? लाइजेंस। इसका क्या काम हो सकता है? जब बेटा एक बार का स्खलन होता है, सेमिनेशन होता है, तो मैंने आपको बताया था 200 से 400 मिलियन तक कितने जाते स्पर्म जाते हैं बेटा। उनमें अब कंपटीशन होगा कि ना मैं जाऊं ना मैं जाऊं, तो बेटा वो एक साथ उनमें दौड़ लगती है एक प्रकार से। हाँ बेटा सुन तो ले, अभी आगे काम आ गया। जब बेटा वहाँ पे जब एक टाइम पे ज़्यादा नहीं तो भाई 10 15 20 तो पहुँचते होंगे शुक्राणु एक टाइम पे। तो बेटा ओवम है बस एक, ओवम है बेटा, इसके बाहर बेटा एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है ओम के, जोना पेलेसोडा, जो उसको संरक्षित करती है। अब बेटा वो 15 इस पर अटैक करेंगे, एक साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन बेटा जीतेगा कौन? जो उसके केंद्रक तक पहुंचेगा। भाई जब किसी राजा महाराजे पे, राजधानी पे आक्रमण होता है, तो बेटा जीत कब मानी जाती है? जब उसका मेन जो गढ़ है जहाँ राजा रहता है, यानी कि राजधानी, वो उस पर कंट्रोल हो गया। अब बेटा ओवम है, ओवम की राजधानी उसका केंद्रक हो गया ना, सारी शक्ति उसकी केंद्रक में। तो जो शुक्राणु जो 15-20 जो उन 20 मिलियन में से आए हैं, 200 मिलियन में से आए हैं, 10 15 20 50, उनमें से जीतेगा कौन? जो केंद्रक पे काबू कर लेगा। केंद्रक पे काबू करने के बाद संलयन होगा, जाके 2n बन जाएगा वो। लेकिन बेटा पहुंचने से पहले इन सारी अवस्थाओं से, जो इसके बाहर संरचना बनी हुई है इसकी रक्षा के लिए, उनसे भी तो निपटना पड़ेगा। किले की रक्षा के लिए जो जो चीज़ें होती हैं उनसे तो निपटना पड़ेगा। तो बेटा अंडाणु के बाहर पाई जाने वाली सारी झिल्ली, जोनोपेलिसोडा वगैरह आदि को जो जल अपघटन करेगा, यानी कि अपघटन कर देगा, उनको गला देगा और केंद्रक तक पहुंच जाएगा, वही तो जीतेगा। पहले होता था कि भाई गेट तोड़ेगा, दीवारों को ढाएगा राजा, फिर जाके राजधानी पे कब्जा करेगा। तो यहाँ पे बेटा जो अंडाणु के बाहर की जो झिल्ली है भाई, गेट या दीवार क्या करती है? रक्षा। तो बेटा ये भी तो इसकी रक्षा कर रही है ना, केंद्रक की रक्षा, कोशिका द्रव्य की रक्षा, उसके अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं, सेल ऑर्गन्स, उनकी रक्षा कर रहा है। तो बेटा जब मेरा लाला चुप रहो, शुक्राणु बेटा कौन सा वाला जीतेगा? जो अंदर केंद्रक पे कब्जा करेगा। तो उस टाइम पे बेटा उनकी झिल्लियों को खत्म करने के लिए कौन सा हार्मोन, एंजाइम, जल अपघटी एग्जाम, लाइजिंग। याद रहेगा ज़्यादा बेटर है, क्योंकि 2-4 लाइन एक्स्ट्रा लिख दें तुम, ऐसी जो कोई ये ना पता हो, जो डीपली जा रहा हो उनने पता हो, तो बेटा इंप्रेशन बन जाएगा रहा बोर्ड पे। जैसे मान लो कि क्वेश्चन आ गया, तुमने सबसे पहले यही जिक्र कर दिया, और शुरुआत वालों को पढ़ते हैं सब ध्यान से, और तुमने ऐसे 2-4 पॉइंट ऐसे लिख दिए जो विशेष है, जो कोई ये ना पता हो, जो यार डिस्कस वही करें ना ज़्यादातर लोग भाई, ज़्यादा 20 से 25% लोग होंगे जो डीपली पढ़ रहे होंगे, तो बाकी तो NCERT पे अलावा कुछ ना देखें। तो इससे क्या इंप्रेशन बन जाए सामने वाले के पास, यार छोरा पढ़ो लिखो आगे नंबर। आगे मान लो तुमने कुछ कमी भी कर दी होगी, लाइन लिख के आगे बस, तो वहाँ पे नंबर मिलने की चांस बढ़ जाए। क्लियर हो गया? हमने हेड में बेटा 2 संरचना देखी, एक्रोसोम, एक्रोसोम का क्या काम है बेटा? जल अपघटी एंजाइम लाइसेंस निकालता है। उसके बाद बेटा केंद्रक, उसमें एगोनिक प्रकार का है, और क्या पाई जाती है? क्रोमेटिन्स पाई जाती हैं। उसके बाद बेटा नेक, नेक में बस एक चीज़ याद रखनी है, इसमें बेटा 2 की संख्या में क्या पाए जाते हैं? तारक केंद्र पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सेंट्रियोल्स। जो बेटा नेक है इसकी, इसमें बेटा सिर्फ 2 ही चीज पढ़ेंगे हम, कि 2 क्या पाए जाते हैं? तारक केंद्र। जो बेटा इसके हेड के नजदीक होगा उसको समीपस्थ तारक केंद्र, और जो दूर होगा उसे दूरस्थ तारक केंद्र। 2 ही चीज पढ़ी इसमें। इसके बाद बेटा कौन सा पार्ट आ गया? मिडिल वार्ड। इसमें बेटा सिर्फ इतना पढ़ना है हमें, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्या होता है? अब बेटा तुम भी जानते हो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ऊर्जा का घर। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो बेटा उसके गति करने के लिए, उसके जीवन के लिए जितनी भी ऊर्जा देगा, कौन देगा? माइटोकॉन्ड्रिया देगा। बचा क्या बेटा? एक लास्ट पार्ट, कुछ ये बेटा फ्लैजिला है, ये तो गति के लिए। समझ में आया? पूरी संरचना बना दें।
हाँ भाई, डस्टर कहाँ है? ला लाओ बेटा। हम संरचना ऐसी बनाएंगे जो तुम्हारे समझ में बैठे, गोल रहे बस। बेटाओ होते करना। बेटाओ ऊपर ऊपर क्या है? ये वाला पार्ट बेटा हेड है इसका, सिर है इसका। ये वाला पार्ट बेटा नेक है इसकी, ग्रीवा है, गर्दन है। ये वाला पार्ट बेटा मध्य भाग है, और नीचे वाले बेटा पुच्छ है बेटा, टेल है। इसमें बेटा जो ऊपर वाला मैंने बताया था हेड के नजदीक वाला किसे कहते, क्या कहते हैं? समीपस्थ, क्या कहते हैं? तारक केंद्र। एक बेटा दूरस्थ तारक केंद्र बेटा। ये वाला बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये? ऊपर बेटा ये एक्रोसोम, हिंदी में लिख लिया तो मैं ना। ये बेटा बनाना चाहो तो बेटा इसमें जीन जैसी संरचना बना लेना। कोई बात ना, हमारा ऐसा ही रहे, बनाओ भैया। और का कराया पोषण बताया तो या को सरटोली को उसका गधा ऊर्जा गिरा। ये रो ऊर्जा कहां मिलेगी? माइटोकॉन्ड्रिया। बनाओ बेटा। कैसे बनाएंगे? आपने हेडिंग डाली शुक्राणु की संरचना, डायग्राम बनाओगे। डायग्राम के बाद बेटा इसकी संरचना को मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत, फिर इसे बांटेंगे, उनको लिखते चले जाएंगे। कोई बात नहीं छोड़ना, पहले डायग्राम बना लो, यहाँ पे बाद में बना लेंगे। लिखो तो जल्दी। मैं बेटा के कान मार दूंगा, रोज रोज फायदा उठा रहा है। पैर दोबारा बनाऊंगा, गुजर पे चढ़ेगी मेरी पैर बढ़िया छुट्टी में वीडियो ने देख देख के। हाँ वीडियो देख के चित्र बना के बढ़िया तरह बनाऊंगा आराम से। सही है नमाज साहब, याद करते रहूँगा वहीं जब भी बनाता तेरे गाय में एक दो चैप्टर के नोट्स दे दूंगा। हाँ वाह जो जरा स्वास्थ्य की पीरियड टाइम या फिर जन्म या फिर कभी भी कर सकते। कैसे हैं लड़की को पीरियड टाइम में रह कर सकें जन्म या कभी भी कर सकें। जैसे यही तो गलत फहमी है मेरी जान। मतलब बच्चे की अब नामकरण तो लग सब ने पब्लिक ही बताऊंगा, सवाल का जवाब है जरूर। मामूली सा चित्र ना बन रहा तुम तो। कैसे बनाओ पर नाम मैंने सही लिखो भाई। बेटा कैद ना करूँगा ना कि यार अभी सिलेबस तो कवर में आवे यार मेरा। 20 मिनट पढ़ा पाऊँ मैं तुम्हें। अब बेटा जो छोड़ रहा होगा वो छोड़ ही रहा होगा, मेरा कहाँ बिगाड़ा कोई। मैं अपनी तरफ से शायद कोई कमी छोड़ ना रहा, और कोई कमी छोड़ रहा हूँ तो तुम बता दियो। मेरी तरफ से कोई कमी चल रही हो कि गुरु समझ में ना रहो या कुछ तो बता दियो बेटा। अब बालक तो तुम है ना जो होमवर्क ने चेक कर काटो तुम्हारा हारने। इनने तो लिखा के जाऊंगा बेटा।
स्कूल ग्रुप में या फ्रेंड्स के स्कूल ग्रुप में बोलो। मैं उसके ग्रुप में भी ज्वाइन ना हूँ। एक बार तो जोड़ देंगे। लिख गो बेटा, मैं जोड़ दूंगा। लिखो ऊपर तो। दो ग्रुप। मध्य भाग में भाई पूरो ई वालो, नेक बेटा पूरो ई, हेड पूरो ई, कुछ पूरो ई। यार लिखने हो रहे आज एक्रोसोम। ना खाली एक्रोसोम लिख मा तो चित्र में तो चित्र बनाने वाले के लिख लो पहले 4-5 लाइन ने लिखो। पहली लाइन लिखो, ये लिख लो यार, इन्हें तो बना ही लेंगे तो। लिखो भाई, शुक्राणु की संरचना को हम निम्न 4 भागों में शुक्राणु की संरचना को हम निम्न 4 भागों में वर्गीकृत कर अध्ययन करते हैं। वर्गीकृत कर अध्ययन करते हैं। चार भागों में वर्गीकृत कर अध्ययन करते हैं। लाला चित्र तो बाद में बन जाओ यार, ठीक है। पहला पार्ट ए लिखो बेटा, सिर हेड, ए लिख के सिर हेड। इसके अंदर लिखो भाई, शुक्राणु की ऊपरी संरचना सिर कहलाती है। जिसमें सबसे ऊपर एक्रोसोम वह मध्य में केंद्रक उपस्थित होता है। लिख गो भाइयों, बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, इसी में एक्रोसोम में विशेष जल अपघटीय एंजाइम डैश लाइसेंस उपस्थित होते हैं। हाँ बेटा इंग्लिश में लाइसेंस उपस्थित होते हैं जो संलयन के समय अंडाणु की बाहरी संरचनाओं को अपघटित कर शुक्राणु को केंद्रक तक पहुंचने में मदद करता है। समझ में आ रहा हो ना बेटा? जो अभी हमने डिस्कस करो वही लिख रहे हैं, कोई अलग से कुछ तो ना लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, वो बता कहाँ रहेगा लाला? देखो नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, केंद्रक में गुणसूत्रीय पदार्थ, केंद्रक, हाँ बेटा अभी सिर्फ कोई मैटर तो खत्म कर रहे हैं। केंद्रक में गुणसूत्रीय पदार्थ उपस्थित होता है। लिखो बेटा, केंद्रक में गुणसूत्रीय पदार्थ उपस्थित होता है। बी लिखो बेटा, ग्रीवा नेक। ग्रीवा नेक, इसके अंदर
इसमें दो सूक्ष्म संरचनाएं उपस्थित होती हैं, सूक्ष्म संरचनाएं उपस्थित होती हैं जिन्हें तारक केंद्र कहते हैं, जिन्हें तारक केंद्र कहते हैं। रामवीर बोले मत, जिन्हें तारक केंद्र कहते हैं। लिख गो बेटा। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, सिर के ना बेटा, सी ना यही के अंदर नेक्स्ट पॉइंट इन दिस को मतलब है यही में नेक्स्ट पॉइंट है, सी तो मैं बोल ही दूंगा। देखो बेटा, सिर के नजदीक वाला तारक केंद्र, सिर के निकट वाला तारक केंद्र, गुरुदेव 2 मिनट, सिर के निकट वाला तारक केंद्र, समीपस्थ तारक केंद्र, सिर के निकट वाला तारक केंद्र डैश समीपस्थ तारक केंद्र कहलाता है। वह नीचे वाला दूरस्थ तारक केंद्र कहलाता है। लिख दो भाइयों, तारक केंद्र कहलाता है। लिख गया भाई। सी, मध्य भाग, मध्य भाग, मिडिल पार्ट। इसमें बेटा तीर बना के लिखना चालू करो। इस भाग में कुंडलित माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, कुंडलित माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। जो शुक्राणु के विकास, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है जो शुक्राणु के विकास, गति आदि के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। अर्थात इसे शुक्राणु का शक्ति गृह कह सकते हैं या कहते हैं, इसे शुक्राणु का शक्ति गृह कहते हैं। देख गया भाई। लास्ट पॉइंट बेटा डी, पुच्छ टेल। ये शुक्राणु के गमन में सहायता करता है। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, यह पुच्छ जैसी आखिरी लंबी संरचना है, यह पुच्छ जैसी आखिरी लंबी